नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की। चावल पर दी जा रही सब्सिडी निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भारत ने तीसरी बार पीस क्लॉज का प्रयोग किया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 प्रस्तुत किया और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मुल्ला पेरियार बांध मामले में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को क्रियाशील करने का निर्देश दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर पेपर 2 के टॉपिक न्यायपालिका से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सभी जांच एजेंसियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता पर बल दिया है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश ने अलग अलग जांच एजेंसियों को एक ही संगठन के अंतर्गत लाने के लिए एक स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्थान के गठन का सुझाव दिया है। इस प्रस्तावित अम्ब्रेला संस्थान का गठन एक कानून लाकर किया जा सकता है। इसमें इस एजेंसी की शक्तियां, कार्य और क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे। ये सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक ही संगठन के अधीन लाएगा। इस संस्थान का प्रमुख एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकारी होना चाहिए। उसकी नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी। पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन और जांच तंत्र अलग अलग होने चाहिए। भारत में जांच एजेंसियां और उनसे जुड़े कई मुद्दे हैं, जैसे कि भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई केंद्रीय जांच एजेंसियां स्थापित की गई हैं, लेकिन इन एजेंसियों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जांच के दौरान एजेंसियों को कई कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है। ये व्यवस्था साक्ष्य को कमजोर कर देती है और समय के साथ बयानों में विरोधाभास भी आने लगते हैं। इस तरह से निर्दोष साबित होने में काफी लंबा समय लग जाता है। कुछ मामलों में सक्रियता और निष्क्रियता की वजह से इन एजेंसियों की सामाजिक वैधता या विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा अन्य और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि इन एजेंसियों का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक कानूनों का अभाव है। इसके अलावा भ्रष्टाचार आदि भी अन्य मुद्दे हैं। ये रिपोर्ट सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि अनअपेक्षित गर्भावस्था वाली महिलाओं में से लगभग 60% गर्भपात करा लेती हैं। कुल गर्भपात में से 45% असुरक्षित होते हैं। ऐसे गर्भपात 5 से 13% तक की मातृ मृत्यु दर का कारण बनते हैं। विकासशील देशों में 13% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 121 मिलियन अनअपेक्षित गर्भावस्था के मामले देखे गए थे। इनमें से प्रत्येक 7 में से एक मामला भारत में दर्ज किया गया था। अनअपेक्षित गर्भावस्था में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तथा जानकारी की कमी, महिलाओं के द्वारा स्वयं के शरीर और प्रजनन पर नियंत्रण के मामलों में हानिकारक रीतियों और कलंक जैसी धारणाओं का होना, स्वास्थ्य सेवाओं में आलोचनात्मक रवैया या शर्मिंदगी महसूस करना। इसके अलावा गरीबी और आर्थिक विकास का रुक जाना भी एक प्रमुख कारक है। साथ ही समाज में मौजूद लैंगिक असमानता भी अनपेक्षित गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार है। और आइए बात करते हैं यूएनएफपीए के बारे में। ये वर्ष 1968 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है। ये जनसंख्या तथा लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। इसका अधिदेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने स्थापित किया है। ये विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को सीधे प्राप्त करने के लिए सरकारों, भागीदारों और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ कार्य कर रहा है। इन लक्ष्यों में शामिल हैं स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्य 3, शिक्षा से संबंधित लक्ष्य 4 और लैंगिक समानता से संबंधित लक्ष्य 5। दरअसल अनपेक्षित गर्भावस्था वो स्थिति है जिसमें कोई महिला या तो बच्चे की चाह नहीं होने या फिर अधिक बच्चे की इच्छा नहीं रखने के बावजूद गर्भ धारण कर लेती है। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, लैंगिकता आधारित हिंसा को समाप्त करने की जरूरत है, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए निवेश किए जाने की आवश्यकता है।
अगली खबर सब्सिडी पर बेस्ड है। चावल पर दी जा रही सब्सिडी निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भारत ने तीसरी बार पीस क्लॉज का प्रयोग किया है। अपनी गरीब आबादी की घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने WTO के पीस क्लॉज के प्रावधान का उपयोग किया है। ये कदम चावल उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले घरेलू समर्थन की 10% सीमा को पार करने के बाद उठाया गया है। भारत ने WTO को सूचित किया है कि वर्ष 2020-21 में चावल उत्पादन का कुल मूल्य 45.56 बिलियन डॉलर था, जबकि 6.9 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई थी। इस तरह से कुल उत्पादन मूल्य से सब्सिडी अनुपात 15.14% है। आपको बता दें कि नियम के अनुरूप सब्सिडी 10% तक सीमित होनी चाहिए। भारत वर्ष 2020 में पीस क्लॉज का आश्रय लेने वाला पहला देश बना था। इसका कारण ये था कि वर्ष 2018-19 में चावल के लिए सब्सिडी निर्धारित सीमा को पार कर गई थी। पीस क्लॉज प्रावधान किसी विकासशील देश द्वारा सब्सिडी सीमा के उल्लंघन की दशा में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों से विवाद को रोकता है। कृषि पर समझौते और पीस क्लॉज के संबंध में बात करें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला है बाजार पहुंच शर्तों के तहत विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों को सभी गैर प्रशुल्क बाधाओं को प्रशुल्क बाधाओं में बदलना था। दूसरा, घरेलू समर्थन में सब्सिडी को अलग अलग रंग के बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण उत्पादन और व्यापार पर सब्सिडी के प्रभावों पर आधारित है। तीसरा है निर्यात सब्सिडी और अन्य विधियां। ये निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कृषि पर समझौते में एक उचित प्रतिबंध या पीस क्लॉज शामिल है। ये कृषि उत्पादों के संबंध में सब्सिडी से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के अन्य समझौतों के इस्तेमाल को विनियमित करता है। दरअसल सब्सिडी 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन बॉक्स के बारे में। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी उपायों को कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई है। वास्तव में इसे विश्व व्यापार संगठन के तहत बिना किसी वित्तीय सीमा के भी बढ़ाया जा सकता है। ये विकसित और विकासशील दोनों तरह के सदस्य देशों पर लागू होता है, लेकिन विकासशील देशों के मामले में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी अंशधारिता कार्यक्रमों तथा शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए सब्सिडीकृत खाद्य कीमतों के संबंध में विशेष व्यवहार प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी है एम्बर बॉक्स। कुछ अपवादों के साथ वे सभी घरेलू समर्थन उपाय जिन्हें उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, एम्बर बॉक्स में आते हैं। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा उर्वरक, जल, ऋण, बिजली आदि जैसे इनपुट पर सब्सिडी का कुल योग। तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें वास्तव में एम्बर बॉक्स सब्सिडियां हैं, लेकिन ये उत्पादन को सीमित करती हैं। ऐसा कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाएगा यदि ऐसा समर्थन किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करने के लिए बाध्य करता हो। इन उपायों को भी कटौती प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त है। और अंत में है SDT यानी विशेष और विभेदक व्यवहार बॉक्स। इसमें ट्रैक्टर और पंप सेट जैसी निवेश सब्सिडी, किसानों को उर्वरक जैसी कृषि इनपुट सेवाएं आदि शामिल हैं। ऐसी सब्सिडी केवल विकासशील और निम्न आय वाले देशों द्वारा दी जा सकती हैं। अगली खबर विधायिका से संबंधित है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका के पर्यावरण और इससे संबंधित पारितंत्र की रक्षा करना और अंटार्कटिका संधि को प्रभावी बनाना है। वर्ष 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि अंटार्कटिक महाद्वीप के सैन्यीकरण को रोकने और इसे शांतिपूर्ण गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का हस्ताक्षर करता है। अंटार्कटिका विधेयक की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये परमिट के बिना अंटार्कटिका में भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव करता है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रमों में शामिल है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिक पर्यटन के प्रबंधन और मत्स्यन के सतत विकास सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की गतिविधियों को सुगम बनाया जाएगा। एक अंटार्कटिका फंड बनाया जाएगा। इसका उपयोग अंटार्कटिका अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिका के पर्यावरण की सुरक्षा में किया जाएगा। अंटार्कटिका अभिशासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, उत्सर्जन मानकों और सुरक्षा के नियमों की निगरानी, कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगी। अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय 1982 और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल 1998 का क्रियान्वयन
क्रियान्वयन किया जाएगा। अंटार्कटिक विधेयक की जरूरत इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका में समुद्री जीवन संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति को देखते हुए ये जरूरी है। अंटार्कटिका में पर्यटन और मत्स्यन को विनियमित करने की जरूरत है। इसके अलावा अंटार्कटिका एक निर्जन भूमि है और इसलिए एक घरेलू कानून की जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष के त्योहार को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारतीय राज्यों में मुख्य रूप से पंजाब में इसे बैसाखी के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में नवरेह, सिक्किम में लोसूंग, असम में बोहाग बिहू, गुजरात में बेस्तु बरस, महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पड़वा और उगादी कहा जाता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। केरल में इसे विशु कहा जाता है, तमिलनाडु में पुथांडु, ओडिशा में विषुव संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पोहिला बोईशाख और मणिपुर में साजिबू चेरुबा। इनमें से अधिकांश त्योहारों की तिथियां अलग अलग होती हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को मुल्ला पेरियार बांध मामले में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को क्रियाशील करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और अन्य निकायों के कामकाज को शुरू करने की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2021 का बांध सुरक्षा अधिनियम मुल्ला पेरियार बांध को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच के चिरस्थायी कानूनी विवाद को समाप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बांध सुरक्षा अधिनियम आपदाओं को रोकने के लिए बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए एक व्यापक अधिनियम है। ये अधिनियम 2 विशेष निकायों की स्थापना को अनिवार्य करता है। ये निकाय नीतियों को विकसित करने, बांध सुरक्षा मानकों के लिए विनियमों की सिफारिश करने और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने पर केंद्रित होंगे। ये 2 विशेष निकाय हैं, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। अधिनियम के तहत बांध स्वामित्व धारकों को एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करनी होगी। साथ ही उन्हें निर्धारित नियम अंतरालों पर प्रत्येक बांध के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने होंगे। बांध और बांधों की सुरक्षा का काफी महत्व है। ये बांध देश की समग्र जल सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशाल बांधों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। बांधों के अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का खतरा बना रहता है। भारत में बांध और बांधों की सुरक्षा कई समस्याओं से ग्रसित है। मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो ये 126 वर्ष पुराना एक बांध है। इसके स्वामित्व, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है। ये पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। इस नदी का उद्भव तमिलनाडु में होने के बाद ये केरल से प्रवाहित होती है। बाढ़ से निर्मित जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। इस बांध से संबंधित विवाद के कई कारण हैं। दरअसल वर्ष 1886 में त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश शासन के साथ 999 वर्ष के पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत मुल्ला पेरियार बांध के परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंप दिया गया था। केरल का दावा है कि बांध की संरचना कमजोर है और ये किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इससे राज्य में हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु का दावा है कि मुल्ला पेरियार बांध सुरक्षित है और अच्छी तरह से प्रबंधित है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU भारत ने ITU की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति में नेतृत्व की स्थिति हासिल की है। ITU को वर्ष 1865 में स्थापित किया गया था। ये सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ये पूर्णाधिकारी सम्मेलन और प्रशासनिक परिषद द्वारा शासित है। पूर्णाधिकारी सम्मेलन ITU का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 193 देश और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान ITU के सदस्य हैं। भारत वर्ष 1952 से ITU का नियमित सदस्य है। ये प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सशक्त बनाता है। ये आपदाओं और आपात स्थिति के दौरान संचार के माध्यम से सहयोग करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। J-Farm पंजाब इस रबी खरीद सीजन से किसानों को वास्तविक समय में डिजिटल J-Farm प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। J-Farm मंडियों में एक किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद है। ये अपनी फसल बेचने वाले किसान के लिए एक आय प्रमाण होती है। ये फॉर्म पहले आढ़तियों यानी कमीशन एजेंट्स द्वारा मैनुअल दिए जाते थे। इसका उपयोग वित्त जुटाने, आयकर छूट, सब्सिडी के दावों, किसानों के बीमा आदि के लिए किया जा सकता है। ये राज्य में गेहूं और धान दोनों फसलों के लिए कृषि अधीन भूमि के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करेगा। J-Farm को डिजी लॉकर में भी संग्रहित किया जा सकता है।
एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हितधारकों को यूएचआई के निर्माण में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है। यूएचआई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का बुनियादी स्तर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल रूप से पहुंच प्रदान करना है। ये एक मुक्त और अंतर संचालित आईटी नेटवर्क है। इसके द्वारा लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये रोगियों को इसके साथ संगत किसी भी ऐप के माध्यम से अपनी पसंद के डॉक्टरों से संपर्क करने, स्वास्थ्य जानकारी साझा करने और स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये सार्वजनिक और निजी समाधानों तथा ऐप्स को एनडीएचएम का हिस्सा बनने में सक्षम बनाता है। एनडीएचएम यानी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। चालू खाता घाटा CAD करंट अकाउंट डेफिसिट। दिसंबर महीने में समाप्त हुई तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा 9 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस तिमाही में $23 बिलियन यानी GDP का 2.7% चालू खाता घाटा हुआ है। चालू खाता घाटा किसी देश के व्यापार की एक माप है। इसमें उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात उत्पादों के मूल्य से ज्यादा होता है। ये देश के भुगतान संतुलन का हिस्सा है। ये निर्यात द्वारा धन के अंतर प्रवाह और आयात के माध्यम से धन के बहिर्वाह के बीच की गिरावट को दर्शाता है। जींस की कीमतों में वृद्धि रिकॉर्ड CAD के पीछे मुख्य कारण रही है। इसके विपरीत भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात और विप्रेषण में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। बोइंग P-8I विमान। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे P-8I विमान स्क्वाड्रन इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 को अपने बेड़े में शामिल किया है। P-8I विमान बहु मिशन गश्ती विमान P-8A पोसाइडन का एक संस्करण है। ये एक बहुभूमिका वाला लंबी दूरी का समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। ये हिंद महासागर के साथ साथ जमीन पर भी अपने अभियान को निष्पादित कर सकता है। आर्कटिक समुद्री बर्फ। आर्कटिक में समुद्री बर्फ आमतौर पर मार्च में अपने चरम स्तर पर पहुंचती है, लेकिन इस वर्ष फरवरी में ही इसके अधिकतम स्तर को दर्ज किया गया था। नासा के अनुसार आर्कटिक में समुद्री बर्फ के अधिकतम विस्तार में वर्ष 1979 के बाद से प्रति दशक लगभग 13% की गति से गिरावट आई है। समुद्री बर्फ समुद्र का जमा हुआ जल है। ध्रुवीय समुद्री बर्फ वैश्विक तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री बर्फ इसकी सतह पर आने वाले 80% सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। इस तरह से ये ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा रखती है। समुद्री बर्फ का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग में तीव्रता ला सकता है। एक महासागर में समुद्री बर्फ का विस्तार वो स्थान है जहां कम से कम कुछ बर्फ होती है। सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों को अंततः जून 2022 में प्राप्त कर लिया जाएगा। 3 लक्ष्यों के तहत अलग अलग परियोजनाओं के लिए मूल समय सीमा जुलाई 2016 और जुलाई 2019 के बीच थी। इन्हें संशोधित करके अब 14 जून 2022 कर दिया गया है। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए इस अभियान को 3 कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिल्ट अप एनवायरमेंट यानी आसपास परिवेश, परिवहन तंत्र सुगम्यता यानी कि हवाई अड्डे, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तंत्र सुगम्यता। इसके तहत वेबसाइट और सार्वजनिक दस्तावेज, सांकेतिक भाषा द्विभाषीय और टेलीविजन देखना शामिल है। ये अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्धमान मिहिदाना। वर्धमान मिहिदाना, जिसमें मिही का अर्थ है महीन और दाना का अर्थ है अनाज, इसको पारंपरिक बूंदी के सूक्ष्म व्यंजन के रूप में वर्णित किया जाता है। ये पारंपरिक बूंदी का एक सूक्ष्म व्यंजन है। इसे गोविंद भोग चावल या कामिनी भोग चावल के आटे से बनाया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में बंगाल बेसन मिलाया जाता है। सुनहरे रंग के लिए इसमें केसर को मिलाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की एक प्रसिद्ध मिठाई है। इसे वर्ष 2017 में GI टैग प्राप्त हुआ था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के GI प्रमाणित उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। आचार्य चरक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत करने वाले छात्रों के लिए संशोधित महर्षि चरक शपथ की सिफारिश की है। आचार्य चरक का जन्म कश्मीर में हुआ था। इन्हें प्राणाचार्य चरक के नाम से तथा भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य चरक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ये राजा कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत ग्रंथ है।
ये मनुष्यों के बुनियादी शरीर क्रियात्मक और संरचनात्मक विवरण, त्रिदोष जिसमें कि वात, पित्त और कफ शामिल है, इन विषयों से संबंधित है। चरक संहिता महर्षि भारद्वाज को समर्पित है क्योंकि ये कई बीमारियों के उपचार के लिए महर्षि भारद्वाज के छंदों के साथ अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद पर अग्निवेश संहिता, जो कि महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित है, इसका उल्लेख भी चरक संहिता में किया गया है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके पश्चिमी भाग में कैस्पियन सागर स्थित है। कजाकिस्तान की भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसमें दो व्यापक विभाजन है। पहला क्षेत्र नखलिस्तान है, ये पर्याप्त जलापूर्ति और खेती योग्य भूमि वाला एक क्षेत्र है। दूसरा तुर्कमेनिस्तान के 90% भाग पर फैला हुआ एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसकी नदी है अमू दरिया, जिसे प्राचीन काल में ऑक्सस नदी के नाम से जाना जाता था, जो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा के साथ अरल सागर की ओर बहती है। तुर्कमेनिस्तान कपास उत्पादन तथा तेल और प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।